जब शहर की रानी बनी, गांव की बहू, तो उसके नखरे गांव वालों के लिए बन गए एक नई परीक्षा। लेकिन क्या हर नखरे के पीछे छुपा था एक खालीपन? देखिए एक अनोखी कहानी, अमीर लड़की और गरीब घर की बहू के 100 नखरे, सिर्फ दिव्या ज्ञान कहानियां पर, जहां हर कहानी होती है दिल को छूने वाली और जीवन को दिशा देने वाली। गांव की गलियों में हमेशा कुछ न कुछ चर्चा का विषय होता है, लेकिन इन दिनों एक ही नाम सबकी जुबान पर था, अनन्या। मधुपुर गांव, जहां दिन की शुरुआत होती थी मुर्गे की बांग से और शामें ढलती थी पीपल के पेड़ तले बुजुर्गों की कहानियों के साथ। वहां इन दिनों हर चौपाल, हर कुएं के पास और हर चबूतरे पर एक ही नाम गूंज रहा था, अनन्या। किसी ने कहा, अरे वही शहर वाली बिटिया जो अपने पिताजी की करोड़ों की संपत्ति छोड़कर एक मास्टर जी से शादी कर ली। दूसरे ने जोड़ा, क्या जमाना आ गया है, इतनी पढ़ी लिखी हाई फाई लड़की और ब्याह हुआ सीधा हमारे गांव के अभय से। बुजुर्ग औरतें जिनकी जिंदगी साड़ियों और सब्जियों के दाम के इर्द गिर्द घूमती थी, अब नए चटपटे किस्सों में मशगूल थी। देखो ना, सुना है अनन्या ने शादी से पहले गांव की मिट्टी में पैर भी नहीं रखा था, और अब वही यहाँ बहू बनकर आ गई है, शहर के बड़े व्यापारी की इकलौती बेटी, जिसने अपनी मर्जी से गांव के एक साधारण शिक्षक अभय से विवाह कर लिया था। अनन्या शहर की चमचमाती गलियों की रानी, नामी बिजनेसमैन मृदुल गुप्ता की लाडली, एक ऐसी लड़की थी जिसे हर ऐशो आराम मयस्सर था। वह अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में पढ़ी, ब्रांडेड कपड़ों में पली बढ़ी और उसकी हर बात में शहरी ठाठ झलकता था। अभय दूसरी ओर एक साधारण ग्रामीण शिक्षक, जो गांव के सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था। उस परंपरागत धोती कुर्ता पहनने वाला, सादा जीवन जीने वाला युवक, जिसके पास न कोठी थी न गाड़ी, सिर्फ ईमानदारी, शालीनता और एक सच्चा दिल। जब अनन्या ने सबके विरोध के बावजूद अभय से शादी का फैसला किया, तो शहर के लोगों की भौहें चढ़ गईं और गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसा मेल है, सब यही सोचते रहे। लेकिन अनन्या ने ठान लिया था वह दिल से प्यार करती है और अभय ही उसका जीवन साथी होगा। सबको लगा था कि वह इस साधारण जीवन में ढल जाएगी, लेकिन किसे पता था कि उसकी शहर वाली शान गांव की शांति को तूफान में बदल देगी। जब लोगों ने सुना कि अनन्या गांव में ही रहेगी, तो एक उम्मीद जगी, शायद अब शहर की बहू गांव की रीत नीति में रम जाएगी, सबके बीच मिसाल बनेगी। लेकिन जल्द ही यह भ्रम टूट गया। अनन्या के लहजे में, चाल में और नजरों में अभी भी वही शहर की अकड़ थी। जहां गांव की औरतें सुबह सूरज उगने से पहले उठकर हाथ में झाड़ू पकड़ लेती थीं, वहीं अनन्या दोपहर तक अपने एयरपोर्ट्स में गाने सुनती दिखती। जिस गांव में नम्रता और अपनापन शान समझे जाते थे, वहां अनन्या की शहर वाली शान धीरे धीरे लोगों की बातों का कारण बनने लगी। कभी बिजली चली जाए तो वह पंखा उठाकर बाहर फेंक दे, कभी बकरी आंगन में आ जाए तो चीख पड़े, गंदगी फैलाने आई है। गांव की वह सौम्य शांति जो कभी हर घर में बसी रहती थी, अब अनन्या के तानों और नखरों से थरथराने लगी थी। पहला भाग, शाही शादी साधारण ससुराल। अनन्या की शादी बेहद धूमधाम से हुई। हेलीकॉप्टर से दूल्हा दुल्हन, बड़े बड़े गेस्ट, महंगे गहने और सोशल मीडिया पर लाखों की व्यूज वाली वीडियोस। ये शादी नहीं, एक शाही उत्सव था। 4 दिन तक चलने वाला भव्य समारोह, जिसमें शहर के मंत्री, अभिनेता और उद्योगपति मेहमान बनकर आए। संगीत की रात में बॉलीवुड गायक ने सुरों की बारिश की, मेहंदी में विदेशी डांसर्स ने सबका मन मोह लिया। जब शादी के दिन हेलीकॉप्टर से दूल्हा दुल्हन उतरे, तो कैमरे झूम उठे और सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो गया। फेरी टेल वेडिंग, किसी न्यूज चैनल ने ऐसा ही टैग दिया था। लाल जोड़े में अनन्या, सिर पर सोने का मुकुट जैसा टीका, और अभय भी पहली बार बंधेज की शेरवानी में कुछ राजकुमार जैसा ही लग रहा था। हर कोई यही कह रहा था, वाह क्या जुटी है। लेकिन जैसे ही वह अपने ससुराल पहुंची, एक मिट्टी का पुश्तैनी घर, एक छोटा सा आंगन, गाय बकरी और चूल्हे पर पकती रोटियां, तो अनन्या का चेहरा उतर गया। हंसी खुशी की शादी की मिठास अचानक फीकी पड़ गई। ससुराल पहुंचते ही हेलीकॉप्टर की गूंज मिट्टी के आंगन की खामोशी में डूब गई। जहां अनन्या चमचमाते फर्श की आदी थी, वहां अब उसके पांव कच्चे आंगन की धूल से सने हुए थे।
जहां बाथटब में स्नान करती थी, वहां अब हैंडपंप से पानी भरना पड़ता था। गायों की रंभाने की आवाजें, रोटियों की खुशबू, दीवारों पर पड़े पोस्टरों और धूप से झुलसी छतों को देखकर अनन्या के चेहरे पर पहली बार ग्लैमर की जगह खींच नजर आई। ये क्या जगह है अभय? मेरे घर के नौकर का कमरा इससे बड़ा है। पहली सुबह ही अनन्या का पहला नखरा सबने देख लिया। सुबह की पहली किरण अभी आंगन में उतरी भी नहीं थी कि घर के अंदर से तेज आवाज आई, ये क्या जगह है अभय? मेरे घर के नौकर का कमरा इससे बड़ा है और ये खटिया, उस पर तो बैठा भी नहीं जा रहा। सासू माँ रसोई में हाथ चलाती रह गई। देवरानी कुएं से पानी लेकर ठिठक गई और पड़ोसी की खिड़की से झांकती बूढ़ी काकी की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उस एक वाक्य ने पूरे घर को सन्न कर दिया। गांव की शांति, सादगी और अपनापन अब अनन्या की शहरी ठसक के सामने चुनौती की तरह खड़ा था। और यहीं से शुरू हुई एक अनोखी बहू की कहानी, जो प्रेम से तो आई थी, लेकिन गांव की जमीन पर टिकना उसे बहुत भारी लगने लगा था। दूसरा भाग, नखरे पर नखरे एक। पानी नहीं है आरओ का? मैं हैंडपंप का पानी नहीं पी सकती, रो लगवाइए। 2 फर्श क्यों नहीं चमकता? हर सुबह फिनाइल से पोंछा चाहिए वरना मुझे एलर्जी हो जाएगी। 3 देसी गाय का दूध चाहिए। पाउडर वाला दूध नहीं चलता मुझसे, गाय खरीदो। 4 नौकरानी कहाँ है? बर्तन, झाड़ू, पोछा मैं नहीं कर सकती, मैं बहू हूं, बाई नहीं। 5 नाश्ते में रोज कुछ नया चाहिए। हर सुबह पराठा नहीं चलेगा, मुझे उपमा, पोहा, इडली, वड़ा चाहिए। इस तरह हर दिन एक नया नखरा। पूरे घर की दिनचर्या उसकी फरमाइशों में उलझकर रह गई। तीसरा भाग, सासू माँ की सहन शक्ति। सविता देवी एक 65 वर्षीय परंपरावादी, सादगी और सहनशीलता की प्रतिमूर्ति थीं। उनके चेहरे पर झुर्रियों की रेखाएं जीवन के संघर्षों की कहानियां सुनाती थीं, लेकिन उनकी मुस्कान अब भी वैसी ही कोमल और अपनत्व भरी थी। वह एक विधवा थी और बेटे अभय की शादी को लेकर उन्होंने वर्षों से सपने संजोए थे। अब बहू आएगी तो घर फिर से गुलजार हो जाएगा। जब अनन्या आई तो उन्होंने उसे बेटी की तरह अपनाने की कोशिश की। दिन भर गाय बकरी का ध्यान रखना, सबके लिए खाना बनाना और बहू के लिए दूध में केसर डालकर लाना, यही उनका स्नेह था। लेकिन हर दिन अनन्या का कोई ना कोई ताना सुनने को मिल जाता। कभी कहती, माँ जी ये सब्जी में तो नमक भी नहीं है। कभी कहती, गांव की औरतों की तरह बात मत किया करो, मुझे शर्म आती है। एक दिन जब सविता देवी सुबह सवेरे तुलसी को जल देकर रसोई में गईं, तो अनन्या ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, माँ जी आपकी रसोई से बदबू आती है, मैं अपने लिए अलग किचन बनवाऊंगी। वह वाक्य तीर की तरह लगा। सविता देवी कुछ क्षणों के लिए वहीं रुक गई, जैसे सांस थम गई हो। फिर चुपचाप पलटी, अपनी पोटली उठाई और रसोई से बाहर निकल गई। न कोई प्रतिवाद, न शिकायत, बस एक मौन जो बहुत कुछ कह रहा था। उस दिन से रसोई का चूल्हा भले जलता रहा, लेकिन सविता देवी की आंखें बुझ सी गई थीं। वे सहती रहीं, शायद इसलिए कि उन्होंने अपनी बहू को सिर्फ बहू नहीं, बेटी माना था। चौथा भाग, अभय की चिंता। अभय गांव के स्कूल में गणित का अध्यापक था। उसका वेतन सीमित था, महीने के अंत तक मुश्किल से गुजारा होता था। फिर भी उसने शादी के बाद अनन्या को खुश रखने की पूरी कोशिश की। कभी शहर से नए कपड़े मंगवाना, कभी उसके लिए मिक्सी और ओवन लाना, और कभी उसके मायके भेजने का किराया देना। वह दिन रात खुद को झोंक देता। लेकिन अनन्या की मांगे खत्म नहीं होती। मुझे एक नई अलमारी चाहिए, वो शिल्पा के पास भी फ्रिज है, मुझे भी चाहिए। इन बातों को सुन सुनकर अभय का माथा भारी रहने लगा। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया। घर गिरवी रखने की नौबत आ गई। बैंक से नोटिस आने लगे। एक शाम जब वह थककर घर आया तो उसके पिताजी ने धीरे से कहा, बेटा बहू को समझाओ, ये नखरे हमें तोड़ देंगे, घर बिक जाएगा। अभय कुछ न बोल सका। उसकी आंखें नम थीं, होंठ सूखे। वह एक ऐसा बेटा था जो अपने माँ बाप की इज्जत भी चाहता था, और एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी की इच्छाएं पूरी करना भी अपना फर्ज समझता था। लेकिन अब वह खुद 2 पाटों के बीच पिस रहा था। 5वां भाग, असली सीख वो दिन अगस्त का था जब आसमान लगातार 3 दिन से बरस रहा था। गांव की नदियां जो साल भर सूखी रहती थी, इस बार रौद्र रूप में थी। अचानक एक रात गांव में बाढ़ आ गई। पानी खेतों से होता हुआ गलियों में घुस आया।
लोग घबरा कर घरों से बाहर निकले, बच्चों को गोद में लिया और जो पास में था वह उठाकर गांव के स्कूल की तरफ भागे। वहीं राहत शिविर बना। अनन्या का परिवार भी उसी भीड़ में शामिल था। वह जो कभी आरओ का पानी पीती थी, अब बाल्टी भरने के लिए कतार में खड़ी थी। न बिजली थी, न एसी, न इंटरनेट। मोबाइल हाथ में था लेकिन सिग्नल नहीं। वह कुंठा में बैठी रही, बाल बिखरे हुए, कपड़े भीगे हुए। उसी वक्त उसके सामने बैठी थी शिल्पा। शिल्पा गांव की सबसे गरीब महिला थी। दिन भर दूसरों के घर झाड़ू पोंछा करती थी। उसकी झोंपड़ी बाढ़ में बह चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी। वह मुस्कुराते हुए अपने पास की एक साड़ी को फाड़कर 2 बच्चों को ढक रही थी। फिर उसी भीगे हाथों से मिट्टी के चूल्हे पर खिचड़ी बनाई और सबसे पहले थाली अनन्या के सामने रखी। अनन्या ने हक्का बक्का होकर पूछा, तुम इतनी गरीब हो फिर भी इतना त्याग कैसे? शिल्पा ने हौले से मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, गरीबी दिल की नहीं होती, सोच की होती है। उस एक वाक्य ने जैसे अनन्या के भीतर कुछ तोड़ दिया। उस रात वह देर तक जागती रही। उसने पहली बार खुद को भीतर से खाली और दूसरों के लिए बोझ महसूस किया। वह सोचने लगी, क्या वाकई वह शान में जी रही थी या सिर्फ दिखावे के एक सुनहरे जाल में फंसी थी? छठा भाग। परिवर्तन बाढ़ थमी। गांव ने धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर रुख किया। धूप फिर आंगन में उतरने लगी। लोग अपने घरों को साफ करने में लगे थे। उस दिन जब सूरज की पहली किरण घर के आंगन में पड़ी तो सभी ने देखा अनन्या, जो अब तक कभी झाड़ू को छूती भी नहीं थी। वह खुद आंगन बुहार रही थी। उसका चेहरा शांत था, आंखों में विनम्रता थी। वह सीधी रसोई में गई, जहां सविता देवी चुपचाप आटा गूंथ रही थी। अनन्या उनके पास जाकर धीरे से झुकी, उनके पैरों को छुआ और कहा, माँ जी, क्या आज की रोटी मैं बना सकती हूँ? सविता देवी की आंखें भर आईं। ये वही बहू थी जिसने कभी रसोई की बदबू की बात की थी। अब वही रसोई उसके लिए पवित्र स्थान बन गई थी। इसके बाद अनन्या ने खुद को पूरी तरह बदल डाला। वह अब शिल्पा के साथ गांव की अन्य औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखाती, स्कूल में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाती और अपने घर में सादगी से रहती थी। नहीं, वह अब भी अनन्या थी, लेकिन अब उसकी पहचान शहर वाली शान से नहीं, गांव वाली सम्मान से होती थी। समापन। कुछ महीने बाद गांव के सरपंच ने उसे सम्मानित किया। शहर वाली बहू अब गांव की शान बन गई है। सीख, शान और शौकत से रिश्ते नहीं निभते। प्यार, सहयोग और सादगी ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। असली अमीरी दिल की होती है, न कि जेवरों और सामान की। अनन्या को जब जीवन का असली अर्थ समझ में आया, तब उसके नखरे प्रेम में बदल गए और घर फिर से मंदिर बन गया। यही होती है असली अमीरी, सादगी, सेवा और समझदारी में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिव्या ज्ञान कहानियां, जहां कहानियां वो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सीख बन जाती हैं। कमेंट में जरूर बताइए आपको कहानी की कौन सी बात सबसे ज्यादा छू गई।